प्रिय स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है किरोशन नर्सिंग क्लासेस की पे सीरीज क्लास नंबर 170। जो बच्चे आरआरबी, सीसीआरयू में एसयूएमएस अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए शुरू की हुई है पे सीरीज, जहां पे आपको डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट एमसीक्यूज के बारे में बताया जाएगा। डिफरेंट एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले बता दो, जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए लेके आए हैं क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एमसीक्यूज और भी बहुत कुछ मिलेगा। और ये सब कुछ मिलेगा ओनली 499 के अंदर। इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 महीने की। इसके अलावा जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं या फिर अभी तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमें अपना नॉलेज है वो असेस करना है कि हमने कितनी तैयारी की, हमारी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, और टेस्ट करना चाहते हैं खुद को, तो उनके लिए लेके हैं टेस्ट सीरीज, जहां पे आपको मिलेंगे 25 मॉडल पेपर और साथ साथ 10 आरआरबी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जिसका पैटर्न हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। इसकी मदद से आप अपना लेवल असेस कर सकते हैं कि हमारी स्थिति अभी या हमारी प्रिपरेशन है वो किस लेवल की है। अच्छी है तो और अच्छी बनानी है, पुअर है तो उसको और बेहतर। ठीक है, पुअर से अगर हम बात करें तो पुअर से गुड और गुड से बेटर, ओके, बेटर से बेस्ट। तो इस तरीके से हमें आगे से आगे बढ़ाते रहना है। ओके, क्योंकि जितनी अच्छी तैयारी होगी, जितनी बेहतर प्रिपरेशन होगी, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट बताएगा। ओके, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल, ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास नंबर 170। ओके, अगर हम बात करें कि अपनी बॉडी की अगर बात करें तो बहुत सारे डिटरमिनेंट्स होते हैं। ओके, अपनी बॉडी की अगर बात करें, बॉडी की हेल्थ कैसी है वो डिसाइड करने के लिए बहुत सारे डिटरमिनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सवाल पूछा गया डिटरमिनेंट्स रिलेटेड, which determinants of health believes that if the environment is favorable, a person can fully use his physical and mental abilities। कि यहाँ पे बच्चों सवाल पूछा गया कि स्वास्थ्य का वो कौन सा निर्धारक है जो ये मानता है कि अगर जो एनवायरमेंट है वो एकदम अच्छा हो, तो व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपने फुल कैपेसिटी के साथ में, चाहे उसकी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी के साथ वो वर्क कर सकता है। ये कौन सा है? तो ऑप्शन ए है बायोलॉजिकल, ऑप्शन बी हेल्थ सर्विसेज, ऑप्शन सी एनवायरमेंट एंड ऑप्शन डी सोशियो कल्चरल कंडीशंस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जो ये मानता है कि पर्सन का एनवायरमेंट अगर फेवरेबल है तो पर्सन अपनी फुल कैपेबिलिटी के साथ काम करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? एनवायरमेंट डिटरमिनेंट्स। ये वो होता है, एनवायरमेंट एक तरीके से पर्सन के क्या है, एक तरीके का डिटरमिनेंट्स है जो डिटरमाइन करता है कि पर्सन अपनी फुल कैपेबिलिटी के साथ काम कर पाता है या नहीं कर पाता। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप स्टडी कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, अचानक से अगर हम बात करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है और कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है और लाइटें चली जाती है और कूलर और पंखा दोनों बंद हो जाते हैं, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको स्टडी करने में थोड़ी सी क्या होगी, डिफिकल्टी होती है। या फिर कोई एक पर्सन है जो कोई भी काम कर रहा है, ओके, या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट उसकी हेल्थ को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसकी जो वर्क करने की जो एफिशिएंसी उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, द फर्स्ट इश्यू ऑफ वर्ल्ड व्यूज ऑन एविडेंस बेस्ड नर्सिंग। एक जर्नल है, ओके, जिसका क्या नाम है, वर्ल्ड व्यूज ऑन एविडेंस बेस्ड नर्सिंग। ओके, ये कब पब्लिश किया गया था? ओके, वर्ल्ड व्यूज ऑन एविडेंस बेस्ड नर्सिंग। अभी एविडेंस बेस्ड नर्सिंग की अगर बात करें, एविडेंस आप सबको पता है ना, एविडेंस का मतलब क्या होता है। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, किसी भी चीज को लेकर बात करें कि हाँ ये ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा, ये फिक्स एक अगर बात करें एविडेंस बेस्ड नर्सिंग का एग्जाम्पल है। क्लियर है कि जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे पत्थर है तो आप ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे ही जाएगा। ओके, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। तो वैसे ही एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब होता है ऑलरेडी जो चीजें एविडेंस बेस्ड है कि ये काम आप ऐसे करेंगे तो ऐसा ही होगा। ओके, अगर आप स्टेल टेक्निक यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पेशेंट को क्या होगा, सक्सेस होने की संभावना रहती है। ओके, तो यहाँ पे ये जो जर्नल है ये कब पब्लिश किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी ईयर 2002 एंड ऑप्शन डी ईयर 2000। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो जर्नल था,
वर्ल्ड व्यूज ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये जो पब्लिश किया गया था ईयर 2000 के अंदर ये पब्लिश किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच असेसमेंट टूल इज कॉमनली यूज्ड टू डॉक्यूमेंट फैमिली जेनेटिक हिस्ट्री। कौन सा ऐसा टूल है, ठीक है, असेसमेंट टूल है जो किसी भी परिवार की जेनेटिक हिस्ट्री होती है उसको असेस करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, ऑप्शन ए ग्रोथ परसेंटाइल चार्ट, ऑप्शन बी मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू, ऑप्शन सी डेवलपमेंटल माइलस्टोन चार्ट, ऑप्शन डी पेडिग्री चार्ट। तो यहाँ पे आपने जब छोटे थे तो कभी कभी आपने चार्ट बनाया होगा या फिर नर्सिंग नोट्स में या फिर नर्स भी आपने चार्ट बनाया होगा। ओके, इस तरीके का आपने एक चार्ट बनाया होगा कि यहाँ पे ये कौन है, फादर, मदर, बॉय, गर्ल, ओके, और ये गर्ल है जो क्या है, बीमार है। तो यहाँ पे ये इस चार्ट को क्या कहते हैं, इस चार्ट को हम कहते हैं पेडिग्री चार्ट। क्या कहते हैं इसको, पेडिग्री चार्ट कहते हैं, जो असेस करने में मदद करता है किसी पर्सन की क्या, जेनेटिक हिस्ट्री। ओके, जेनेटिक हिस्ट्री पता करने में, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वंशावली चार्ट भी कहते हैं। बाकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन चार्ट की किसी पर्सन की बात करें कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन की, जैसे बच्चे की फिक्स टाइम पे इतनी ग्रोथ हो जानी चाहिए, ठीक है, वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन चार्ट होता है। इसके बाद मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू है या ग्रोथ परसेंटाइल चार्ट है। ओके, तो ये अलग अलग चार्ट होते हैं, यूज किया जाता है, बट पर्टिकुलर बात है जेनेटिक हिस्ट्री के लिए यूज किया जाता है पेडिग्री चार्ट। बाकी सारे चार्ट ग्रोथ है, डेवलपमेंट माइलस्टोन, ये पर्टिकुलर बच्चों में यूज किया जाता है, पीडियाट्रिक्स में इसका यूज किया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्डक्शन ऑफ द आई। एब्डक्शन ऑफ द आई का मतलब क्या है, ओके, कि आई की अगर बात करें, आई से क्या करना, आई की अगर बात करें सेंटर पॉइंट से क्या दूर, सेंटर पॉइंट से क्या दूर हो रहा है। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल एब्डक्शन का मतलब क्या होता है, एब्डक्शन का मतलब होता है सेंटर पॉइंट से दूर, और एडक्शन का मतलब नजदीक। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एब्डक्शन मतलब सेंटर पॉइंट से दूर लेके जा रही है, एंड आउटवर्ड, और उसको आई बॉल को आउटवर्ड की तरफ। तो कौन सी ऐसी मसल है जो आई बॉल को क्या कर रही है, एब्डक्शन यानी कि दूर और बाहर की तरफ ले जाने में मदद करती है। तो ऑप्शन ए मेडिकल रेक्टस, ऑप्शन बी इंफीरियर रेक्टस, ऑप्शन सी सुपीरियर रेक्टस, एंड ऑप्शन डी लेटरल रेक्टस। तो यहां पे अगर बात करें कौन सी मसल है, तो वो मसल है ऑप्शन डी लेटरल रेक्टस मसल्स। ओके, लेटरल रेक्टस मसल्स है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है क्रेनियल नर्व। ओके, क्रेनियल नर्व 6। ओके, वो क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बहुत ही आसान सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल और टर्सरी। तो यहाँ पे आप सबने लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। मुझे उम्मीद है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन से रिलेटेड कोई भी बच्चे को डाउट नहीं होगा। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब होता है कि डिजीज को एक पर्टिकुलर स्टेज पे रोकना, या फिर अगर बात करें डिजीज होने से पहले, डिजीज होने के दौरान, डिजीज होने के बाद में। ओके, तो यहाँ पे लेवल ऑफ प्रिवेंशन के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन का आपको एग्जाम्पल बताना है। अभी सेकेंडरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल क्या होगा, तो ऑप्शन ए, एक 50 साल की महिला है जो एक रूटीन मेमोग्राम के लिए क्या कर रही है, जांच करवा रही है। ओके, ऑप्शन बी, एक पेशेंट है जो क्या कर रहा है, कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेशन को क्या कर रहा है, अटेंड कर रहा है। ऑप्शन सी, एक जो स्कूल नर्स है वो हेल्दी हैबिट्स के बारे में ट्रेनिंग दे रही है। ओके, और ऑप्शन डी, एक नर्स है जो क्या कर रही है, वुंड ड्रेसिंग के लिए घर पे जाके पट्टी कर रही है। तो इन चारों में से कौन सा सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए, तो यहाँ पे अगर बात करें, आप सबको मैं बता दूं, वैसे तो आई थिंक मुझे जहां तक पता है आप सबको पता होगा, बट अगेन आप सबको बता दूं, प्राइमोर्डियल मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन जहां पे रिस्क फैक्टर क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होते। ओके, रिस्क फैक्टर
प्रेजेंट नहीं होते। प्राइमरी के अंदर रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, प्राइमरी के अंदर रिस्क फैक्टर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। तो प्राइमरी के अंदर क्या आता है, हेल्थ प्रमोशन, और उसके साथ में क्या आता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, जैसे वैक्सीनेशन है, ठीक है, वो किसके अंदर आता है, वो आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, डिजीज होने से पहले ही उसको रोकना। उसके बाद में आता है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे हमसे पूछा गया सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्या पूछा गया है, सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, द्वितीयक, सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो इसके अंदर क्या आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है अर्ली डायग्नोसिस। क्या आता है, अर्ली डायग्नोसिस, और साथ में क्या आता है, ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है कि कोई डिजीज होने से पहले। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अर्ली डायग्नोसिस में क्या आ रहा है, एक 50-year-old महिला ये क्या कर रही है, यहाँ पे रूटीन मैमोग्राम के लिए क्या कर रही है, अपने अगर बात करें स्तन कैंसर का होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले की बात करें, स्तन की जांच कर दो, मैमोग्राम कहते हैं उसको। तो मैमोग्राम के लिए जब वो जांच करें तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा अर्ली डायग्नोसिस के अंदर। किसके अंदर आएगा, ये आता है अर्ली डायग्नोसिस। और अर्ली डायग्नोसिस किसके अंदर है, अर्ली डायग्नोसिस है सेकेंडरी के अंदर। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर द पेशेंट अटेंड कार्डियक रिहैबिलिटेशन है तो ये टर्सरी में आएगा। किसके अंदर आएगा, टर्सरी के अंदर, जिसके अंदर क्या आता है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। अगर स्कूल नर्स है वो हेल्थी हैबिट्स के बारे में ट्रेनिंग दे रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्कूल में बच्चे छोटे तो एक तरीके से हम किसके अंदर आएगा, ये आएगा प्राइमोडियल के अंदर। ओके, उसके साथ एक नर्स है जो वुंड ड्रेसिंग के लिए होम विजिट कर रही है, तो ये किसके अंदर आएगा, यहाँ पे अगर बात करें ऑलरेडी डिजीज हो चुकी है तो यहाँ पे अगर वुंड कम है तो ट्रीटमेंट के अंदर आ सकता है। ओके, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे वुंड ड्रेसिंग की अगर बात करें तो वुंड ड्रेसिंग की ट्रीटमेंट में आता है। ओके, ट्रीटमेंट में भी आ सकता है, बट यहाँ पे मोर एक्यूरेट आंसर विल बी द ऑप्शन ए। क्लियर, होम विजिट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं वुंड ड्रेसिंग से रिलेटेड भी ऑप्शन, और कॉन्ट्राडिक्टरी अगर बात करें डी भी सही हो सकता है, बट ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा, पहले कौन सा आ रहा है, अर्ली डायग्नोसिस आएगा, तो वो ज्यादा सही होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कीमोथेरेपेटिक एजेंट, कौन सा ऐसा कीमोथेरेपिक एजेंट है जो कैंसर के लिए मेडिसिन दी जाती है, जो क्या करता है, कोलोरेक्टल कैंसर के लिए यूज की जाती है, जिसमें क्या करता है वो थायमोडाइलेट सिंथेस है उसको क्या कर देता है, वो इनहिबिट कर देता है। तो कौन सी ऐसी कीमोथेरेपेटिक एजेंट है जो कोलोरेक्टल कैंसर को दी जाती है, जिसमें वो क्या करता है, थायमोडाइलेट सिंथेस को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो ऑप्शन ए पैक्लिटेक्सेल, ऑप्शन बी एटोपोसाइड, ऑप्शन सी साइक्लोफॉस्फेमाइड, एंड ऑप्शन डी 5-फ्लोरोफ्लोरेसिल। ओके, 5FU जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे कैंसर के लिए काफी सारी मेडिसिन यूज की जाती है, स्पेशली बात करें जो कोलोरेक्टल कैंसर है तो उसके लिए 5FU, क्या 5FU का यूज किया जाता है। 5FU का यूज किया जाता है, जो क्या करता है, थायमिडाइलेट सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है। क्लियर है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन कैन वर्सन एनाफाइलेक्टिक शॉक बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ एफिनेफ्रिन। जब किसी पर्सन के क्या होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक आता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक आता है तो उसको क्या दिया जाता है, उसको दिया जाता है एफिनेफ्रिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, तो जो एफिनेफ्रिन का जब इंजेक्शन दिया जाता है तो उस टाइम पे कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो अगर उस पर्सन को दी तो उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी एनाफाइलेक्टिक शॉक लग गया, उसको आपने एफिनेफ्रिन लगाया, बट एक मेडिकेशन है वो अगर दी तो उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। तो वो मेडिकेशन की बात, तो मेडिकेशन कौन सी है, ऑप्शन ए एंटीहिस्टामिन, ऑप्शन बी बीटा ब्लॉकर्स, ऑप्शन सी एस इनहिबिटर्स, एंड ऑप्शन डी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई पर्सन है वो एक मेडिकेशन ले रहा, कौन सी, फॉर एग्जांपल प्रोपेनोल। तो ये एक तरीके से क्या है, ये एक ड्रग है जो क्या है, बीटा ब्लॉकर है। क्या है, बीटा ब्लॉकर है। तो ये जब वो पर्सन ड्रग ले रहा है तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बीटा ब्लॉकर वो औषधि होती है जो व्यक्ति लेता है तो उस टाइप पे एफिनेफ्रिन लगाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, और ज्यादा खराब हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन बी बीटा ब्लॉकर इज द
करेक्ट आंसर। क्लियर है। बीटा ब्लॉकर्स अगर यूज करते हैं एफिनेफ्रिन के टाइम पे, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, अगर बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे तो पर्सन की कंडीशन वर्स्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल हाइजीन, मानसिक स्वच्छता। मेंटल हाइजीन को अगर हम बात करें प्राइमरी तौर पे या प्राथमिक तौर पे हम क्या कहेंगे, मेंटल हाइजीन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, पर्सनल हाइजीन हैबिट्स ड्यूरिंग साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, कि मनोचिकित्सा उपचार के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतें। ऑप्शन बी, द प्रैक्टिस एंड स्टडी ऑफ मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ, कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उसका अभ्यास और उसका स्टडी के, जिससे तरीके से जो मेंटल हेल्थ उसको क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके। ऑप्शन सी, द क्लीनलीनेस ऑफ मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज, जहां पे मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज दी जा रही, साफ सफाई। ऑप्शन डी, द ट्रीटमेंट ऑफ डायग्नोस्ड मेंटल डिसऑर्डर्स, जो भी डायग्नोस्ड जो मेंटल डिसऑर्डर जिसका डायग्नोस्ड हो चुका है उनको ट्रीटमेंट करना। तो यहाँ पे मेंटल हाइजीन की बात करो तो मेंटल हाइजीन का मतलब होता है कि द प्रैक्टिस एंड स्टडी ऑफ मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसका मतलब क्या होता है? मेंटल हाइजीन। क्लियर है? ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which theory of culture applies the concept of biological evolution to the growth of human knowledge? मानव ज्ञान के विकास में जैविक विकास की अवधारणा को कौन सा संस्कृति सिद्धांत लागू करता है? ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें कौन सी ऐसी थ्योरी है, ठीक है, विच थ्योरी ऑफ कल्चर अप्लाइज द कंसेप्ट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन नॉलेज? ओके, तो ऑप्शन ए मल्टीलिनियर थ्योरी, ऑप्शन बी इवोल्यूशनरी एपिस्टेमोलॉजी, ऑप्शन सी ड्यूल इनहेरिटेंस थ्योरी एंड ऑप्शन डी कल्चरल पर्टिकुलरिज्म। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक वर्ड होता है जिसका नाम क्या है? एपिस्टेमोलॉजी। ओके, एपिस्टेमोलॉजी। अभी एपिस्टेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? एपिस्टेमियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज। एक ह्यूमन को अगर बात करें कितना नॉलेज है, किस लेवल का नॉलेज है, ठीक है, इसकी स्टडी करना वो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आता है, स्टडी ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरी है जो कल्चर की अप्लाइज करता है, जिसके अंदर जो भी व्यक्ति है, जो ह्यूमन एवोल्यूशन है उसका जो अगर बात करें तो जो मानव है उनका विकास किस तरीके से, विकास की बात करें तो नॉलेज वाइज वो किस तरीके से आगे बढ़ा, किस तरीके से उनका कॉग्निटिव स्किल्स इंप्रूव हुई, तो ये सब स्टडी किसके अंदर होती है? ये होती है इवोल्यूशन एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। किसके अंदर? इवोल्यूशनरी एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ नॉलेज, किस तरीके से जो ह्यूमन है उनका अगर बात करें तो जो नॉलेज है वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, किस तरीके से उनके अगर बात करें ग्रोथ हुई, ये सब चीजें इसके अंदर स्टडी की जाती है। क्लियर है? तो ये का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पेशेंट आपके पास में आया, ओके, और उसका आपको क्या करना है? फ्लूइड स्टेटस आपको असेस करना है। ठीक है, उसके अंदर जो फ्लूइड का स्टेटस है वो आपको असेस करना है। और जब आपने असेस किया और देखा कि उसको क्या हो रहा है कि एक्यूट किडनी इंजरी है, जिसके अंदर आपको देखने को मिला, फिजिकल फाइंडिंग में आपको देखने को मिला फ्लूइड डेफिसिट। क्या देखने को मिला? फ्लूइड डेफिसिट, यानी कि उसके अंदर क्या है? फ्लूइड की कमी है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखने को मिली जब आप पेशेंट को आप असेस करेंगे? तो ऑप्शन ए पेरी ऑर्बिटल एडिमा, ठीक है, जो आंख है उसके आसपास से सूजन होना। ऑप्शन बी पुअर स्किन टर्गर एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, जो स्किन है उसकी जो टर्गसिटी, उसके लचीलापन वो क्या हो जाए? फ्लेक्सिबिलिटी वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी बाइबेसिलियर ट्रैकल्स, ठीक है, मतलब फेफड़ों के नीचे खड़खड़ाहट की आवाज आना। और ऑप्शन डी बाउंडिंग पेरिफेरल पल्सेस, ओके, जो पल्सेस है उनका अगर बात करें तो थोड़ी सी हार्ड हो जाना, ठीक है, या फास्ट हो जाना। तो यहाँ पे जब एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी हो गई है और पर्सन के अंदर क्या हो गया? फ्लूइड की कमी हो गई। फ्लूइड की कमी हो गई तो यहाँ पे मोस्टली हमें क्या देखने को मिलता है? फ्लूइड डेफिसिट कंडीशन के अंदर जो स्किन की जो टर्गसिटी होती है या फिर स्किन जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी हार्ड हो जाती है।
और साथ साथ जो म्यूकस होती है वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू द ठीक है, ड्यू टू द फ्लूइड डेफिसिट, यानी कि शरीर के अंदर पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, पुअर स्किन टर्गन एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कभी जैसे डिहाइड्रेशन होता है, किसी पर्सन के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो भी हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है, कार्बोनिक एसिड क्या हो रही है, कम हो रहा है। कार्बोनिक एसिड की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। किस कारण से? हाइपर वेंटिलेशन के कारण से। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एल्कोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्कोसिस एंड ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो यहां पे अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, हाइपर वेंटिलेशन। ओके, क्या हो रहा है, हाइपर वेंटिलेशन। मतलब बॉडी से क्या हो रहा है, तेजी से हवा क्या हो रही है, बाहर जा रही है। जितनी अंदर आ रही है उससे ज्यादा बाहर जा रही है। तो बॉडी में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइपर वेंटिलेशन में क्या होगा, बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो क्या होगी, ज्यादा मात्रा में बाहर जाएगी। तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और आप सबको अगर बात करें पीएच सबको पता है ना, पीएच क्या होता है। तो यहाँ पे पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच नॉर्मली कितना होता है, 7 होता है। ओके, 7 पीएच होता है। जब 7.45, ओके 7.45 ये क्या है, ये है एसिडिक की अगर बात करें, एसिड कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिड कम हो जाएगा तो क्या होगा, एसिड कम होगा तो हमें एल्कलाइन की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब CO2 की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई है, तो यहाँ पे H2O, ओके, और प्लस CO2 ये क्या कर गए, ये यहाँ पे H2CO3 ये मिलके बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनिक एसिड का निर्माण हो रहा है, कार्बोनिक एसिड का निर्माण हो रहा है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर क्या हो रही है, एसिड की क्या हो जाती है, एसिड की हो जाती है डेफिशिएंसी, एसिड की कमी हो जाती है। ब्लड का पीएच क्या हो जाएगा, ब्लड का पीएच बढ़ जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन होगी रेस्पिरेटरी एल्कोसिस की। क्या हो जाएगी कंडीशन, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? H2O प्लस CO2, इसके कारण से क्या होगा, H2CO3 बनेगा, और जिसके कारण से कार्बोनिक एसिड है तो कार्बोनिक एसिड की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, डिक्रीज इन कार्बोनिक एसिड, ये कम हो जाएगा। तो जो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वो एल्कलाइन फेज में चला जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। क्लियर है बच्चों? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ में ये आज की अपनी छोटी सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जिसके अंदर हमने अलग अलग एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन किया है। तो बच्चों, जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं फिर से बता दूं कोर्स के बारे में, जिसके अंदर आपको ये कोर्स है, जिसके अंदर आपको डेली बेसिस पर एमसीक्यू बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और थ्योरी क्लासेस सारी चीजें मिलेगी। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी 12 महीने की, और इसकी जो प्राइस रहेगी ओनली 4,999। ओके, इसके अलावा जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो उनके लिए टेस्ट सीरीज, जहां पे आपको 25 मॉडल पेपर के साथ 10 आरआरबी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, और जो पैटर्न रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, और प्राइस रहेगी ओनली 599। ओके, तो इसी के साथ है बच्चों ये आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास थी, छोटी सी बट इंपॉर्टेंट क्लास है। इसी तरीके की और क्लासेस के लिए जुड़े रहिए, क्यूरेशन क्लासेस है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।